methods how you can increase your cultivation per acre. या इधर देखो बेटा, so how can you increase, आप अपने खेत की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हो पर एकड़, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू मेथड्स, यू हैव टू फाइंड न्यू मेथड्स फॉर इट. इसमें से अपने पेपर so this we will learn in this chapter how we can increase. 3 तरीके से हम कर सकते हैं. अब हम जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, एक तो क्या करें कि पर एकड़ में हम यील्ड बढ़ाएं, हम अच्छे अच्छे सीड्स का इस्तेमाल करें और न्यू जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड है उनका यूज़ करें. और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वॉट एवर उसका पीरियड है, किसी चीज़ का एक फोटो पीरियड होता है. एक फसल, अगर कोई फसल 4 महीने में तैयार हो सकती है, अगर मैं उसे 3 महीने में ही कर लूँ या 2.5 मंथ्स में ही कर लूँ तो क्या होगा बताओ, क्या मैं साल में 4 फसलें निकाल लूँगा. तो उस तरीके से हम पर ईयर बहुत सारी फसलें ले सकते हैं. और तीसरी चीज़ क्या तुम्हें मालूम है कि पंजाब में बहुत गेहूँ होता है, लेकिन बहुत सारा तो ऐसा होता है जो वहाँ प्लेटफॉर्म पे ही बारिश वारिश होती सड़ जाता है. सो वॉट एवर फूड वी स्टोर, सो इट्स क्वालिटी शुड नॉट बी डिग्रेडेड, इसको पेस्ट ना खा लें. तो उसके लिए जो है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज एंड इम्प्रूव. उसे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नहीं कि 5 साल पुराना गेहूँ है तो कीड़े पड़ गए तो फिर तो कोई नहीं खाएगा ना वो बिक सकेगा. तो इसलिए अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा यील्ड हो जाती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है. अगर हम इसको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा बताओ. हाँ, जाते समय सबसे नीचे सीमेंट लगा, ताजा सीमेंट, एक में पैर रख भी दिया है तो आप ध्यान. हाँ ठीक है, चलो. Now, so let us see improvement in food resources. Okay. Now, there are many revolution, जैसे येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ऐसा बहुत सारे रेवोल्यूशन हुआ. तो इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का क्या मतलब है, ग्रीन, सो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति. तो इस क्रांति में क्या हुआ, दैट इज द पर एकड़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर इंक्रीज्ड 5-fold. आपको मालूम है कि जो यूएसए में पर एकड़ में यहाँ जितनी उपज होती है उससे 8 गुना ज्यादा उपजा लेते हैं. और यहाँ जितने लोग लगते हैं वहाँ उतने नहीं चाहिए, वहाँ तो एक आदमी ट्रैक्टर पर बैठेगा और कभी साल महीने में एक बार चला जाएगा और सब काम करके आ जाएगा. वहाँ हार्वेस्टिंग सब कुछ हमने कई बार आपको दिखाया भी है कि जो अच्छी टेक्निक मशीन है, सो वो थ्रेशर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करें, मल्चर है, वो सब ऐसा करते चले जाएंगे. हार्वेस्टर है, सीड के टिलिंग के साथ साथ सोइंग भी कर देंगे, सीड की सारी चीज़ें कर देंगे. जो 8 प्रोसेस आपने क्लास 8 में पढ़े थे कि नहीं, तो उन्हीं में वो सारे प्रोसेस के लिए भी आजकल अच्छी मशीनें आ गई हैं. ये मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो एक ट्रैक्टर में पीछे बहुत बड़ा वो लगा लेगा जिससे प्लोवर, उससे प्लो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. उसी में कोन्स लगे होंगे तो उससे सीड भी सेलेक्टिवली चला जाएगा स्पेस में. ठीक है कि नहीं. तो ये हुई ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैनीफोल्ड. तो इसमें क्या हुआ, इस क्रांति में इंदिरा नहर चली. और पहले आपको मालूम है जोधपुर में 1918
80 की बात है, यहाँ जोधपुर में एक पेड़ हुआ करता था, वो भी बबूल का, और आज थोड़ी थोड़ी देर पे नीम के कितने पेड़ हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? ये देखो बता दें उन्होंने कि जो इंदिरा नहर योजना है, ये पूरे राजस्थान में नहर ही नहर हो गई, और ये कायलाना लेक उसी इंदिरा विकास योजना का परिणाम है। तो जब राजस्थान में नहरें आई तो फिर नहरों का जाल बिछा के रख दिया, तो उससे क्या हो गया कि लूनी नदी एक ऐसी नदी है, दैट इज कैनल, जो सीमेंट से बनी होती है, सीमेंट से बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी इस कमरे के बराबर होगी, उसमें पानी बहता रहेगा, उससे फिर सब लोग अपने खेतों में ले लेते हैं। समझ आएगी नहीं? नदी से मिला दी जाती है, नदी से आगे बढ़ती चली जाएगी, तो पूरा जाल बिछा दिया गया है। अब बताओ विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो सागर में नहीं मिलती? ये देखो जानते हैं ये सब चीजें, तो यहाँ के लोग हैं ना, तो ये सब जानते हैं। लूनी नदी, तो यहाँ की लूनी नदी से भी नहरें निकाली गई, और ऐसी यहाँ तक भी आई और कायलाना लेक बन गई। तो उससे क्या हो गया, पूरे जोधपुर का पानी का भी सब साधन हो गया, साल भर हम लोग पानी पीते हैं। और साथ में हमारे यहाँ देखो हर तरफ नीम के पेड़ लगा दिए गए। नीम के पेड़ क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि नीम के पेड़ बारिश लाते हैं। सो वॉट एवर प्रेसिपिटेशन इज गोइंग फ्रॉम देम, they enrich the cloud and ultimately they become water laden and precipitate over there. इनसे जो पानी उड़ता है ना, क्यों कहा जाता है कि जंगल बारिश लाते हैं? क्योंकि उनसे हैवी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेट होगा, तो उससे जो हल्के बादल जा रहे हैं, क्या उसी में वो पानी जुड़ जाएगा? अब पानी की जो वाटर की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, मोर देन ए क्रिटिकल साइज, एंड ड्यू टू ग्रेविटी दे फॉल डाउन एंड प्रेसिपिटेट देयर ओनली। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर फिर बारिश भी होने लगी, जो कि पहले कभी कभार होती थी। आपको अभी भी जानकर आश्चर्य होगा कि जोधपुर में अभी बने जो हाल फिलहाल नाले, ले तो सड़कों पे निकल जाओ नालियाँ ही नहीं है। नाली दिखती है कहीं पे? ड्रेनेज दोनों साइड में होने चाहिए, ड्रेनेज की नहीं, यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि कभी पानी बरसा ही नहीं तो नाली कहाँ से होगी? ये चीज। तो अब इसके अलावा येलो रिवोल्यूशन, नोएल क्या है, इससे क्या समझते हो? बोलो। पीत क्रांति से ये करेक्ट बता रहे हैं, दैट इज इंक्रीज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि ऑयल येलो होता है, येलो, दैट इज ऑयल प्रोडक्शन। और बताओ ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? करेक्ट, जैसा कि उत्कर्ष ने हम सब लोगों को बता दिया कि बता ही दिया आपने, उसने बता दिया ना, रिवोल्यूशन that is increase in fish produce। जो हम लोग के कोस्टल एरिया है उनके लिए किया गया, तो उससे बहुत गुना फिश प्रोड्यूस बढ़ गया। और इंडिया में हुआ ये रिवोल्यूशन, बहुत सारे धीरे धीरे करके आए। फिर एक अभी कुछ समय पहले ये गुजरात से शुरू हुआ था श्वेत क्रांति, और वो अमूल का दूध घर घर पहुंच गया, कितने लाख लीटर वो पैदा करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है कि नहीं? और फिर वो टैंकर से दूध एक जगह से दूसरे, उसको कहते हैं क्या रिवोल्यूशन है? वो व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। इंक्रीज इन मिल्क एंड डेयरी प्रोड्यूस, तो ये सब किया गया इन मिल्क एंड डेयरी, उससे बने हुए। अदरवाइज इतने लार्ज स्केल पर कहीं ये सप्लाई नहीं होता था, स्टेट के अंदर होता था, लेकिन अब वो जो दूध गुजरात का है वो मद्रास भी जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये इस रिवोल्यूशन की वजह से ही हो पा रहा है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? टाइम टाइम पे इतने सारी चीज किए, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? मैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? बोलो। To develop the basic needs of human। बहुत अच्छा बताया। That is utilize the natural resources in such a manner that it remains for forthcoming generation। हम विकास इतना ज्यादा भी न कर दें कि हम सारे रिसोर्सेस को ही खा जाएं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स ही ना बचे। हेलो, किसको? अच्छा, देविका। हाँ हाँ ठीक है, वो ट्रिप पे गई थी ना। ठीक।
चलो नाउ हाँ मत आना। चलो कितने लोग नहीं आएंगे? हाँ छुट्टी कर दो दिवाली की। तो कर ही दिए। प्लीज अभी रुक जाओ, सर जो नहीं जा रहा अभी रुको, दिवाली के एक दिन की होगी छुट्टी। इधर देखो, यहाँ देखिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ये शुरू का 10 मिनट का देविका देख लेना। अब देखो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, that is sustainable is the adopting of various advanced farming techniques and management practices। management practices में कि हम कैसे अपने बीजों की देखभाल करें, कीड़ों से कैसे बचाएं, फसलों को कीड़ों से कैसे बचाएं, और स्टोरेज में पेस्ट से, चूहों से और इन सबसे कैसे बचाएं। पेस्ट और इंसेक्ट खा जाते हैं ना हमारी जो ग्रेन्स है, इतने मेहनत से हम उगा के रखते हैं, सब खा जाते हैं। घर में भी रखो तो कभी कभी घुन लग जाते हैं तो कुछ हो जाता है, तो उनसे बचाने के लिए सो व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो इट इज यूजिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक। सर हाँ वो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाले में प्रोड्यूस के बारे में क्या है? बोलो। प्रोड्यूस के बारे में क्या है? सर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ा देना। मैनीफोल्ड का मतलब क्या है? कई गुना बढ़ा लो, जिससे कि लोग बढ़े तो हम उसको बढ़ा सकें। अब जरा देखिए, यूजिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो जो सॉइल से पैदा होता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। बात समझ में आ गई? एग्री का मतलब सॉइल होता है। Now, and management technique and management practices to procure them, तो ये सारे चीज की जाती है। तो इसके लिए इससे क्या होगा बताइए? so that हमारे पास ऐसा होता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस का दिव्या क्या मतलब है? हमारे यहाँ कई जगह ऐसा है जहाँ बाढ़ आ जा रही है, और कई ऐसी जगह है जहाँ खेती करने के लिए पानी नहीं है। तो अगर हम लोग वाटर का सही डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करें तो क्या सब जगह खेती नहीं हो सकती है? हर जगह कहीं कहीं पर इनफर्टाइल बैरन लैंड पड़ी हुई है, और कई जगह बहुत खेती हो रही है, बहुत सारा पानी हम लोग पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो कहीं चाइना चला जा रहा है बहुत सारा। तो हम वाटर का अगर ठीक मैनेजमेंट करें तो अवर एवरी पार्ट कैन बी फर्टाइल और एग्रीकल्चरेबल। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सो इसी को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो सब जगह कहीं पर तो सब्सिडी है और कहीं पर सब्सिडी नहीं है, जो यूरिया है या अदर सीड्स में। तो हम यूनिफॉर्मली अगर करेंगे तो मैनेजमेंट है, उसके लिए नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन ये देखता है कि खेती कहाँ कहाँ कैसी कैसी है, क्या की जा सकती है, कौन सी चीज़ कहाँ उगाई जा सकती है। जैसे नारियल हर जगह नहीं उगता है, लेकिन कौन सी वैरायटी का कहाँ हो सकता है, और ऐसे ऐसे किए जाएं कि जैसे सीड्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसको आप लोग कहते हैं आगे चलकर कि क्या करेंगे कि कुछ लोग बायोलॉजी लेते हैं और कुछ लोग उसी में ऐसा भी है कि बायोटेक ले लेते हैं। तो बायोटेक वाले और कुछ नहीं करते हैं। एक 11th में एक सब्जेक्ट आएगा बायोटेक। तो बायोटेक का काम ही है कि नए नए हाइब्रिड सीड्स बनाना, ये सब आपको सिखाया जाएगा।
तो आगे चल के 40-50 हज़ार की नौकरी उसमें फिक्स ही रहती है। आपको वहाँ टेक बैठ करके उनको उगाना है, पहले इन विट्रो मीडियम में, लैब मीडियम में, फिर बाहर खेत हैं। तो उससे क्या होता है कि आप नए नए वैरायटी दोगे लोगों को तो खेती बढ़ेगी कि नहीं। इट इज़ हैविंग ए थ्रस्ट इन नियर फ्यूचर लाइफ। तो ऐसा लोग लेते हैं, बायोटेक में खूब लोग हैं। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब समझ गया है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ का हो। उससे क्या होगा, उससे 3 चीज़ें होंगी जिस पे चैप्टर चलेगा। तो what are the 3 goals of this chapter? That is to crop variety improvement। जरा देखो तो अगले पेज पे क्या लिखा है, to crop variety improvement। क्रॉप की वैरायटी में दिशा कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हो कि हम अच्छे सीड्स दें। तो अच्छे सीड्स होंगे तो उनको कीड़े खा नहीं पाएंगे, क्योंकि सीड्स पे भी एक वैक्स की कोटिंग होती है। तो उसको अगर वो खत्म नहीं कर पाएंगे, वो पहले कोटिंग खाएंगे तो वही कीड़े मर जाएंगे, ऐसी कोटिंग होती है। तो क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर ली। और क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कि पर एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो दूसरा क्या देखेंगे, क्रॉप, ये पूरा चैप्टर इन्हीं 3 हेडिंग पर है, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। और तीसरी चीज, मान लो आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो क्या प्रोटेक्ट नहीं करोगे। अगर फसल के बोरे में भर गई है तो क्या ऐसे सड़ने दोगे बाहर रखे रखे। तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन। एक वैरायटी अच्छी करो, पर एकड़ में ज्यादा हो। और तीसरी चीज, जो उगे वो कम से कम 8-10 साल तो सुरक्षित रहे। क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। हम लोग तो 20 पर, मैं तो 23 साल रहा हूँ सर्विस में, तो हम लोगों के लिए 10 साल का खाना सुरक्षित है। अगर पूरा भारत में भी भूखे रहेंगे तो सैनिकों के लिए कितना खाना सुरक्षित रहता है, 10 साल। यानी हमें जो आज खिलाया जा रहा है वो 10 साल पहले का। तो हमने वहाँ पर जाके रसोइये से कहा, भैया जो तुम आटा खिलाते हो इसको छन्नी से छान लिया करो। बोला छन्नी से छान लेंगे तो सारा आटा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें धुन चोकर ही तो है। तो 10 साल पहले की जो चीज़ है उसका क्या हाल हुआ होगा उस आटे के बारे में सोचो। तो जो फौजी लोग खाते हैं उनको रोटी अच्छी नहीं मिल सकती, क्योंकि 10 साल में तो वैसे ही खराब हो गया। तो कहता इसको छानेंगे तो कम हो जाएगा, फिर 2 ही 4 खा पाएंगे। कोई खाने ऐसे ही खा लो तो खा लो, सबका पेट भर जाए। तो मतलब जो आज राशन दिया जा रहा है फौज को, वो कब का है, 10 साल पहले का। तो इस तरीके से 10 साल सुरक्षित ना। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी क्रॉप का पैटर्न है वो मॉनसून है। व्हाट डज इट मीन बाय मॉनसून, बारिश। तो हमारे यहाँ एक ईयरली मॉनसून पैटर्न है कि मॉनसून का मतलब है मौसम, अरब वर्ड है मौसम, अदरवाइज देयर आर द सीजनल। एंड वी रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दैट इज 1 जून टू सितंबर तक। एक होता है एडवांसिंग मानसून, एक होता है रिट्रीटिंग मानसून। तो मानसून आता है 1 जून को आ जाता है, और भारत में जब ऊपर वहाँ अफगानिस्तान में हिंद कुश से टकराता है, ये देखो। तो ये हाँ, तो ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंद कुश है। और ये क्या चीज है बताओ, बिल्कुल सही। तो ये मेडागास्कर से जो वो निकलते हैं वाटर लेडन। और यहाँ पर बोलो कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पर एक बिल्कुल लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, छोटा नागपुर। ये मालवा का पठार है, दैट इज मालवा प्लेट्यू। दिस इज छोटा नागपुर। तो ये छोटा नागपुर, तो यहाँ से जब 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ की एयर इतनी स्प्रेड हो जाती है कि उसमें अब कुछ ना कुछ भी नहीं रह जाता। यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो ये कब होगा, ये मई में इतनी हीट पड़ती है, हीट वेव से यहाँ लू से बहुत लोग मारे जाते हैं। और फिर उसको भरने के लिए वाटर लेडन क्लाउड्स चलते हैं, और यहाँ से चलेंगे फरवरी में। और फरवरी से समझो ये 1 जून तक पहुँच जाते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने लग गए इनको पहुँचने। तो ये यहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने पर जब ये यहाँ से क्लाउड चले तो क्लाउड वाटर लेडन यहाँ पहुँच गए। और ये बताओ क्या है,
कौन सा मालाबार हिल है? कौन सी हिल है? माला। इसी में सब हीरो हीरोइन रहते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे बनी हुई है और इतनी, हाँ, बहुत करोड़ों के होते हैं। तो ये मालाबार हिल है। तो इसमें यहाँ से जो मानसून आते हैं यहाँ खूब बारिश करते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? और फिर कुछ मानसून यहाँ से चले आ जाते हैं और कुछ इधर से आते हैं। तो जो इधर से आए उनको क्या कहेंगे? ये वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है, तो साउथ वेस्ट मानसून है। और इसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। तो ये ईस्ट वाले हो गए। तो पश्चिम में है तो दैट इज अरेबियन सी है। अब यहाँ बताओ क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इसी चीज को कहते हैं जो पूर्व से आए तो कहते हैं पुरवाई चल रही है, पवन पुरवैया चले, चले पुरवैया। गाना सुना है कि नहीं? तो वो ये मतलब थोड़ा पुराने। और एक है कि पछुआ पौने चल रही हैं और प्रीतम का संदेश ला रही हैं। तो पश्चिम से चले तो पछुआ पौने, पुरवाई चले तो पूर्व से। अरे ये पुरवाई है, लगता है बारिश आने वाली, पूर्व की बारिश। तो यही दो भागों में विभक्त हो गई। तो हमारे जितने भी गीत है, संगीत है पुराने, सब इसी पे पवन पुरवैया चले, चले रे पुरवैया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो राइटर्स लिखते भी हैं हिंदी कवि, वो इन्हीं दोनों पे, पछुआ पौनों पर और इन्हीं पर ही लिखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये सारी बारिश होगी और फिर बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते ये 1 जून पे यहाँ बारिश चलेगी। तो वो लोग कब यहाँ पहुँचती है? जोधपुर में। जोधपुर में अरावली है, 14 जुलाई में पहुंच जाएगी। ठीक है कि नहीं? 1 जून के बाद 14 जून नहीं, 15 जुलाई तक। और फिर उसके बाद ये एडवांसिंग मानसून है। अब अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत पड़ता है जिसमें सब टेररिस्ट रहते हैं? हिंदू कुश, ओसामा बिन लादेन रहता है, वहां पे टकराएगा बारिश। फिर उससे पूछें चलें क्या? हाँ ठीक है जाओ। फिर वो भेज देगा वापस। तो वापस आते आते आप ये समझिए ये रिट्रीटिंग मानसून है। एक है आता हुआ मानसून, यहाँ तक इसे जाने में 1.5 महीने लग गए। 1 जून है और बल्कि आप कर दो जुलाई, तो 30 जुलाई तक यहाँ पहुँच गया। फिर अगस्त सितंबर और भी आगे बढ़िए 15 अगस्त तक पहुँचता होगा, 2.5 महीने लग जाएंगे। और फिर 2.5 महीने जाने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दूसरे वीक में जब ये यहाँ से निकलेगा, आप देखना नवंबर दिसंबर में खूब न्यूज़ सुनोगे। चेन्नई में आंधी आ गई, पेड़ उखड़ गए, बारिश हो रही है लगातार, सड़कें भर गई। तो ये रिट्रीटिंग मानसून यहाँ करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे यहाँ 2 तरीके की फसलें होती हैं। एक सर्दियों की फसल जिसको रबी की फसल कहते हैं, और दूसरी खरीफ की फसल। जो बारिश में फसलें होती हैं उसे क्या कहते हैं? ये बहुत जानते हैं, क्योंकि तुरंत इन्होंने कह दिया कि खरीफ की फसल। कैसे ये जान गए? क्योंकि ये 4 क्लास से तो यही तो पढ़ते ही आए हैं। तो आदमी जब पढ़ते पढ़ते थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, यही नोएल है। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि जायद की फसल कब होती है, करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि रबी और खरीफ के बीच में जो 3 महीना बच जाता है, उसी लोग कहते हैं लाओ मटर उगा लें, बैगन उगा लें, सब्जी उगा। तो इट इज शॉर्ट टर्म। और जो 6-6 महीने का गैप है, एक रबी का है और दूसरा किस चीज का बताइए? खरीफ का। तो मुख्य फसलें यहाँ रबी और खरीफ की हैं। तो गेहूं किस में उगाया जाता है नोएल, और चावल किस में उगाया जाता है? बोलो। यस करेक्ट। देखो इन्होंने कहा ठंडी में गेहूं उगता है, क्योंकि मार्च में जब होली होती है तो गेहूं की बालियां जलाई जाती हैं। कहीं नहीं होंगी क्या जलाने? गेहूं ठंडक में होता, पक जाता होगा, तभी उसमें लोहड़ी मनाई जाती है कि सब वो सब है। और चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, तो बारिश में कौन होगा? राइस। इतना पैर डूबा रहता है राइस में। तो बारिश में खरीफ की मुख्य फसल चावल है। और बताओ रबी की मुख्य फसल वीट। समझ में आ गई बात कि नहीं? यही आपके 2nd पेज में सबसे ऊपर लिखा, जरा उसे पढ़ें। ये भी एक तरीके की पीली मटर है, जिसके ये लोग चाट नहीं बनाते हैं। एक पीली हरी मटर होती है और पीली मटर की चाट बनती है, आलू चाट में टिक्की ना। अब जरा देखो, बुक में कुछ फसलें दिखाई गई हैं। अच्छा, ये सूरजमुखी या सनफ्लावर क्यों उगाया जाता है? ऑयल प्रोड्यूस होता है। ग्राउंडनट क्यों उगाया जाता है? ऑयल के लिए। इसी तरह से मस्टर्ड क्यों उगाया जाता है? तो ये सब ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स हैं। तो कुछ ऑयल यील्डिंग है,
अच्छा ये बताइए कि सोयाबीन किस लिए उगाते हैं? ऑयल। सोयाबीन, जैसे सोयाबीन का भी तेल होता है, और सोयाबीन में जो सोयाबीन एक्सट्रैक्ट हम लोग खाते भी हैं ना, सोयाबीन की बड़ी, तो मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का घर होता है जो हम लोग की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और पल्सेस, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके 3 बेसिस हैं। व्हाट आर द 3 डिफरेंट थिंग्स विच वी रिक्वायर इन न्यूट्रिशन? Now, so आप जरा देखिए, what do we get? So एक किसी ने क्वेश्चन भी आपके में, what do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। So what do we get? So a balanced diet, संतुलित आहार, a balanced diet includes, क्या क्या रहेगा? प्रोटीन होना चाहिए कि नहीं, और कार्बोहाइड्रेट उत्कर्ष किस लिए चाहिए? एनर्जी, शक्ति के लिए। आप कोई काम करोगे तो रोटी खाओगे, मक्का खाओगे, चावल खाओगे, उन सब में ये प्रोटीन चाहिए। फैट क्यों चाहिए नोएल? विटामिन एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वो पहले ही बोल दी थी कि एडिपोज टिश्यूज, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स हैं, तो वो हमको थर्मल इंसुलेशन देते हैं। अगर बाहर 0 डिग्री भी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 रखेंगे, और हमारे बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, उसको वो मेंटेन करते। तो हम लोग एक वार्म ब्लडेड एनिमल है क्या? यानी हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है, जबकि ये फिश हो गई या छिपकली हो गई, ये सब क्या है? मतलब ठंडी रहती है। ये ठीक कह रहे हैं कि ठंडक में वो हिबरनेशन में चली जाती हैं, अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ के बस वो स्लीपिंग मोड में चली जाती हैं, और धीरे धीरे सांस लेती हैं, 6 मिनट में एक सांस, जिससे बस जिंदा रहें। और क्योंकि ठंडक में उनके पास जो हार्ट है वो एफिशिएंट नहीं है। तो कौन कौन से लोग वार्म ब्लडेड हैं? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं। फिश वार्म ब्लडेड है कि एम्फीबिया है? एम्फीबिया जानते हो कि नहीं जानते हो? फिश एम्फीबिया हो गई, रेप्टाइल, और एक है एविस, और एक है मैमल। ये करेक्ट है। देखो चंदन ने तुरंत बता दिया कि चिड़िया। एविस का मतलब बर्ड अगर एफिशिएंट ना हो तो उड़ पाए, सर्दियों में नीचे पड़ी रहे, सब सांप खा जाए उनको, तो उनके लिए क्या जगह है? उनको तो पूरे जिंदगी उड़ते ही रहना है। तो वो वार्म ब्लडेड है। और कौन है? मैमल, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। जबकि एविस पक्षी क्या करते हैं? अंडे देते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, ये रेप्टाइल क्या होते हैं? जो क्रीप करके चलते हैं, रेंग के चलते हैं, सरीसृप, जैसे क्रोकोडाइल, छिपकली। और फिर एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फी का मतलब बोथ, पानी में भी रहते हो, ये देखो, ठीक है। तो एम्फीबिया में फ्रॉग आएगा। कौन आएगा? रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, इसमें आएगा, ठीक है। और जैसे फिश है तो फिश भी क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड। तो 3 क्या हुए बताइए? कोल्ड ब्लडेड। सिर्फ डियर तो मैमल है पर हाइबरनेशन में जाता है। और ये ऐसा तो होना नहीं है। अब मैं इसे पता करूंगा, आपने कहा है तो मैं चेक कर लूंगा। ऐसा होता नहीं। और ये है हॉट ब्लडेड। अब देखो, हम लोग ये बात समझ चुके हैं ना, ये सब चीजें चाहिए। तो अब एक एक करके पढ़ो। बुक कह रही है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल, पल्सेस, ठीक है, ऑयल्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सीरियल से हम लोग क्या पाते हैं? सीरियल का मतलब अनाज। तो सीरियल कौन कौन से हो गए? जैसे ग्रेन्स हो गया, व्हीट, राइस, और पंजाब में मक्का बहुत होता है, भुट्टा बहुत होता है, तो वो लोग मक्के की रोटी खाते हैं। जो जहां होगा वहीं खाया जाएगा। तो दैट इज राइस हो गया, और मेज,
और जहाँ राइस ज्यादा होता है वो इडली डोसा खाते हैं, साउथ वाले, वहाँ गेहूं होता ही नहीं, तो राइस से इडली डोसा। तो इन सब से वी गेट, ठीक है, इनसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड्स अस। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है ये किस में आएगा? कार्बोहाइड्रेट में आएगा कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6 which provides us energy। अगर हम किसी को कार्बोहाइड्रेट पूरी जिंदगी खिलाते रहे और कुछ ना खिलाएं तो क्या होगा? जैसे सोमालिया और कांगो के लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिला तो क्या होगा? उनकी बॉडी में बिल्कुल हड्डी रहेगी, छोटे छोटे रहेंगे, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी प्रोटीन खाया ही नहीं, बड़े भी नहीं हो पाए और कुछ भी ना फैट जम पाया, कुछ बोन्स मसल्स कुछ भी नहीं करते। सोमालिया में यूएन उसको देखता है। सीरियल, सोमालिया और कांगो में तो यहीं से तो मिशन जाते हैं, इंडिया से बहुत सारे एयरमैन जाते हैं। तो अब इसमें देखो, दैट इज पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है? दालें तो बहुत सारी हो सकती है। आपको तूर दाल समझ में आती है? अरहर की दाल, मसूर, मूंग, ऐसे होते हैं कि नहीं? चना भी इसमें आता है। ग्राम हो गया, ठीक है, और भी पी ना लीजिए, मसूर, मूंग, दो चीज होती है। मूंग में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, तो इन सब से क्या मिलता है? दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स दीज आर। और इससे क्या होगी बोलो? यूरिक एसिड तो बढ़ेगा, तो इसके लिए दालों को 3-4 बार धोना है और हल्के गर्म पानी से धोना है। इनके बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जिसमें जानकारी नहीं वो ऐसे ही धो धा के खा लेगा, नहीं तो हल्का गर्म पानी करके तब धोते हैं तो यूरिक एसिड निकल जाता है, फिर आर्थराइटिस की समस्या नहीं रहती। तो दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। और प्रोटीन अरविंद हमें क्या देता है? भाई तुम शर्माते बहुत हैं, छोटी छोटी चीजें। हाँ चलो, दैट इज इट गिव्स अस, ये हमें क्या देता है? ग्रोथ, है ना? इट गिव्स अस ग्रोथ। भाई जिसने की शर्म उसके फूटे गर्म मतलब उसके फूटे कर्म। तो हम लोग को इसलिए शर्म नहीं करने के। देखो सर हमसे प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं, ऑयल के बारे में पूछ लेते हैं ना। तीसरी चीज फ्रूट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं ऑयल के बारे में भी लिख लें। ऑयल हमें क्या देते हैं? सो ऑयल गिव्स अस फैट विच इंसुलेट्स अस फ्रॉम सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे इसमें कौन कौन से ऑयल हो सकते हैं? सोयाबीन, मस्टर्ड, ठीक है, जैतून का तेल, मस्टर्ड, और भी कुछ हो सकता है, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, हाँ, कोकोनट और ग्राउंड नट, इन सब में। So these insulate us from atmospheric condition. From external temperature. और क्या करते हैं बताइए? And maintains our constant body temperature. हमको 37 डिग्री का या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है? जैसा कि नोएल ने बताया कि हमारे स्किन के नीचे रिपोज टिश्यूज हैं, उसकी वजह से हमें थर्मल इंसुलेशन प्राप्त होता है। सो दिस इंसुलेट अस फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको याद ना हो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं याद हो पाता है, फिर वो ये याद करना है।
तो चौथी चीज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से क्या होगा? विटामिन फ्रूट्स हैं तो उससे क्या होगा उत्कर्ष? भाई विटामिन से कुछ तो होता होगा। डेफिशिएंसी अगर किसी भी चीज बोलो विटामिन ए से आके हाँ, तो विटामिन मतलब सभी विटामिन अगर आप कुछ ना खाएं, गाजर ना खाएं, पालक स्पिनच ना खाएं, तो इन सब से डेफिशिएंसी हो जाती है और बॉडी में कई तरीके की डिसीज हो जाती है। सो दे इंक्रीज अवर इम्यून पावर एंड सेफ गार्ड्स अस फ्रॉम डिसीजेस, कीप्स अस हेल्दी। जो लोग सब्जी खाएंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे, सब्जी भी जरूरी है हमें। हाउएवर मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट, तो मिल्क में सब कुछ होता है। छोटा बच्चा मिल्क पे ही तो 6-6 महीने 8-8 महीने जिंदा रहता है, कैसे जिंदा रह जाता है? तो इट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। इसके बारे में चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया गया है। विटामिन जैसे ए, बी में सारे हैं, B1 से 12, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। B1, B2, B3, B12 समझते हो? जो दही नहीं खाता है या अंडा नहीं खाता, दही अंडे में से एक चीज नहीं खाता, उसके पैर लहकने लगते हैं, मतलब बॉडी का ये रखेगा यहीं कहीं और पड़ेगा तो लहकेगा पैर, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका जाता रहेगा। तो या तो जो अंडा खाए या दही, तो B12 की कमी नहीं होती, या फिर B12 की कैप्सूल खाए। तो ठीक है, तो ये हो गया B1 to B12, B1 to B12। C, अगर C विटामिन की कमी तो स्कर्वी है, मसूड़े फूले फूले रहेंगे, दांत टपकने लग जाएंगे, गिर जाएंगे। और दैट इज D, धूप से बचता हो तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। वीक हड्डी, फिर ये हड्डी गिरी नहीं क्या, तो हाथ गिर गया था तो हड्डी टूट गई मेरे, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में डेंसिटी कम हो जाएगी, एक्सरे निकालोगे दिखेगा इसकी बॉडी में हड्डी ही नहीं है क्या, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब। और ऑस्टियोपोरोसिस और चीज़ों से भी होता है, ये कैंड फूड और बर्गर वर्गर खाने से हड्डियों की डेंसिटी खत्म हो जाती है, जिसमें केमिकल्स होते होंगे, तो उस वजह से। या फिर धूप में जो रहे, धूप में काम करेगा, उसकी हड्डी मजबूत हो। पीछे से रॉड मारो, पिक्चरों में नहीं दिखाते रॉड लोहे की टूट गई, मुड़ गई, मतलब वो विटामिन डी खाता हो। विटामिन डी, ई, विटामिन ई, यहाँ नीचे चले जाओ, लोग विटामिन ई से क्या करते हैं, छोटी छोटी वो कैप्सूल आती है कि नहीं गोली, तो स्किन को ऐसे लगाते हैं, खूब चमकदार स्किन हो जाएगी। बालों में विटामिन ई लगाया जाता है तो हेयर को खूब शाइनी बना देता है। और 2 रुपए की गोली आती है, सब क्रीम फिल्म्स के। तो विटामिन ई बादाम में भी मिलता है, अदरवाइज विटामिन ई की गोली भी आती है, वो बहुत चमत्कारी है। अब आगे देखें, दैट इज के। तो के भी हमारे अंदर जो है मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल। तो ये सब क्या करते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन सेफ गार्ड अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड इंक्रीज अवर इम्यून पावर। देखो, विटामिन सेफ गार्ड्स us from various diseases and increase our immune system, प्रतिरोधक क्षमता से हमारी बढ़ाते हैं, तो उससे हमें बीमारियां ही नहीं होंगी ना। अब देखिए, आप लोग को 2 क्वेश्चन लिखने हैं कि एक तो सस्टेनेबल मैनेज डेवलपमेंट क्या है, तो पहले ये देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन, इसको डिफाइन करो। और दूसरा चीज है क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट, इसे लिखना। तो इसमें आप इनके सोर्सेस लिख दीजिए कि सोर्स क्या है, और फिर उसका फंक्शन, यानी ये जो सीरियल है वो कौन से टाइप ऑफ ग्रेन है, वो कौन से होता, उसी डेफिनेशन का ही पार्ट है, उसी पर तो हमें चैप्टर पढ़ना है। चलिए
सॉइल के बारे में देखना है। नहीं, जो बुक में उसी वो तो जानकारी कर दी आपकी। नो, दैट इज क्रॉप पैटर्न इन इंडिया। सो इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। So it means we have मानसून का मतलब है मौसम। मौसम को हिंदी में क्या कहते हैं? अरब वर्ड। तो इससे क्या कह देते हैं? मौसम। ये अरब वर्ड है मौसम, मौसम। और सीजन इंग्लिश वर्ड क्या है? सीजन। तो ये सब अलग अलग है। ये अरब में। अब जरा देखो, तो वहीं से वर्ड हिंदी में दिया गया है। सो वी हैव 3 सीजन। समर, विंटर, हाँ, दैट इज समर, विंटर और रेनी। ठीक है। अवर दो देयर इज ए नेटवर्क ऑफ रिवर एंड कैनाल्स इन इंडिया। हमारे यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है, खूब खेती होती है। 70% हमारी पॉपुलेशन खेती पे ही पलती है। तो इस हमारा देश इट इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तब भी हमारे यहाँ की जब एग्रीकल्चर बेस्ड है और नदियाँ भी खूब हैं, फिर भी हमारे यहाँ खेती है बारिश पर ही आधारित है। बारिश होगी तो उसी हिसाब से खेती होगी ना। ये नहीं कि नदियों पे बेस्ड नहीं है। हाँ? वो सब तो ठीक है कि रेन वाटर बचाना चाहिए। नाउ अब यहाँ देखिए, देयर आर 2 मेन क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में एक है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कब होगी? खरीफ क्रॉप इट इज रेनी सीजन क्रॉप। As it requires much water, it requires much water। तो और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। तो ये कब से कब तक होगी? सो इट्स सीजन इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इट्स सीजन इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। देखिए, है वैसे 4 महीने में ही होती है, लेकिन कुछ किसान लेजी भी हो सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जून से लेके अक्टूबर तक का है। वैसे 4 महीने की है, तो जो जून में लगा देगा तो भी उसको बारिश मिल ही जाएगी। तो वो जून से सितंबर को हो सकता है। जो जुलाई में लगाएगा कि अभी और 15 दिन चारपाई पे पड़े रहते हैं फिर लगाएंगे, तो फिर वो यहाँ पे सितंबर के बाद में, और फिर और जो लास्ट में लगाएगा वो अक्टूबर के लास्ट में पाएगा। लेकिन कुछ एक्टिव होते हैं, कहते हैं कि यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं, और फिर अक्टूबर से शुरू होती है मार्च तक। ये अक्टूबर तक है, तो जिसने अक्टूबर में लगाया फिर उसकी दूसरी फसल लेट होगी, ये रबी की है। मार्च में फिर हम लोगों के जैसे ही फसल पकी, कहते हैं अब तो फसल पक गई, होली मनाओ, लोहड़ी मनाओ, तो पोंगल मनाओ, ये मनाओ, फिर खुशी खुशी फसल पकने की खुशी पे तो त्यौहार होते हैं। तो इस तरीके से आते वो। बाकी यहाँ पर है, ये रबी है क्योंकि इसमें ठंडी फसल हो गई। और ये क्या है बताइए? दैट इज खरीफ। कुछ लोग, कुछ किसान बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने 4 महीने फसल उगाई। इसको कहते हैं सोइंग पीरियड, इसको कहते हैं कल्टीवेशन पीरियड, और इसको कहते हैं फोटो पीरियड। 2 महीने का फोटो पीरियड। तो वो कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। उसमें एक्टिव और लेजी किसान सब शामिल हैं, इतने में काट ही लेना है। लेकिन जिसने इन चारों में उगा दी
और ये वो अक्टूबर में नहीं उगाएगा रबी, वो कहेगा चलो दिसंबर में उगाएंगे, 3 महीने सब्जी का पैसा कमाए, उसको जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 महीने यहाँ बचे और 3 महीने यहाँ बचे, 2 बार जायद उगा ली। एक बार क्या उगा ली? खरीफ उगा ली, चावल बेच लिया, एक बार बेच लिया गेहूं और 2 बार टमाटर बेच लिया। जायद तो सब्जी होती है ना। तो जायद कौन सी फसल है बताओ? 3 महीने में कोई भी तुम बीज डाल दो, 3 महीने में टमाटर, तो इसके बीच की जो समय है उसमें जायद उगाई जाती है, बैगन, टमाटर, लौकी से। तो ये सो अब ये कब से कब है? जून टू अक्टूबर। इसी में समझ लो कि जून जुलाई सोइंग पीरियड, और फिर अगस्त सितंबर फोटो पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, और फिर सितंबर अक्टूबर इज द हार्वेस्टिंग पीरियड। सो दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 ही महीने इसमें लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो जून टू अक्टूबर क्योंकि बारिश उस समय रिट्रीटिंग मानसून है, तो ये सोइंग पीरियड, फिर मैच्योरिटी पीरियड, और फिर हार्वेस्टिंग। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कल्टीवेशन। जो हम पूरा कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है? 8 प्रोसेस होंगे, दैट इज कल्टीवेशन। फसलों का उगाना, उसकी जितनी भी प्रक्रिया है वो कल्टीवेशन। तो ये पीरियड है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी जरा देखिए तो। नाउ इट इंक्लूड्स खरीफ क्रॉप और खरीफ क्रॉप। देखो पैडी, सोयाबीन, एग्जांपल्स क्या है? इट इंक्लूड्स पैडी। जानते हो क्या होता है? तो जानो, धान, ठीक है, धान से चावल बनता है, ठीक है। सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन की फसल दिखाएंगे। पीजन पी, पीली मटर, वो भी इसमें दिखाई जाएगी। छोले क्या होते हैं? हाँ? छोले छोले अभी देख लेते हैं। पीजन पी हो गया। मेज, मक्का भी उगाया जाएगा, तो मेज हो गया। और फिर इसके बाद कॉटन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ग्रीन ग्राम, इन सबको पानी की ज्यादा जरूरी है। मक्के को भी बहुत पानी चाहिए, सर्दी नहीं चाहिए। एंड खरीफ क्रॉप, देखो ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। आप ये समझो कि ब्लैक ग्राम, ये बताओ कि बारिश अगस्त में होती है? अगस्त में होती है, तो उस समय भुट्टा खाते हो? हाँ, भुट्टा जाता है। बारिश में तो भुट्टे खाने का मजा है। तो तुम समझ लेना कि भुट्टा उस समय की फसल है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ऐसे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मेज आ गया। चावल तो 365 डेज होते हैं। चावल पानी के समय में होता है, जहाँ पानी खूब बारिश होगी तो होगा, ठीक है कि नहीं? और इसके लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। एक होता है कि कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपकी बुक में आ रहा है कि अगर हम खरीफ के सीजन में गेहूं उगाएंगे तो क्या होगा? तो वो फसल सड़ जाएगी, उसको एक्स्ट्रा पानी, उसे ड्राई मिट्टी चाहिए। 1 ही 2 बार कहते हैं हमारा बारिश में गेहूं खराब होगा क्योंकि एक्स्ट्रा बारिश होगी। तो इस तरीके से उसको गेहूं को एक बार ही झेल सकता है गेहूं। अगर तुम्हारी फसल खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी अगर बारिश हो। तो आपने देखा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में नोएल कुछ बताएंगे, केवल 6 एग्जाम्पल बता देना और बाकी खरीफ क्रॉप के बारे में। बहुत देर लगाती हो। बताओ एग्जाम्पल बताओ इसके। बड़ा आसान है। कब से कब तक बोई जाती है? इट इज विंटर सीजन क्रॉप और रेनी सीजन क्रॉप। नहीं तो बोलना। सो इट इज रेनी सीजन क्रॉप। नेक्स्ट देखो, अब रबी क्रॉप के बारे में देखो।
So this is रबी क्रॉप। तो हम लोग देखते हैं रबी, खरीफ, जायद, 3 तरीके की फसलें हैं। तो आपने जायद खरीफ देख ली, और अब कौन सा है? दैट इज रबी क्रॉप। इट इज विंटर सीजन क्रॉप। उत्तर से कब बोएंगे? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ मैं। नवंबर टू अप्रैल, इसको शिफ्ट करो थोड़ा सा, नवंबर से कर दो, और इधर भी थोड़ा सा, तो फिर जायद भी शिफ्ट हो जाएगी। देखो इसी में तुमको बीच में ये डालना है, ये इसकी भी 4 महीने का फोटो पीरियड है, लेकिन किसान अलग अलग समय पे बोते हैं। उनको फोटो महीने 3 महीने 3.5 महीने ठंडक रहती है, तो उनको ठंडक शुरू की ले लें, एक बार ठंडक चाहिए कड़ाके की, तो कभी की भी मिल जाएगी तो पक जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए इट इज विंटर सीजन क्रॉप एंड सोन फ्रॉम कब से कब तक? एंड ग्रोन लिखो, सोन नहीं, सोइंग तो एक टाइम होती है, तो ग्रोन फ्रॉम दैट इज नवंबर टू अप्रैल। अच्छा, इट रिक्वायर्स लेस ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये चीजें चाहिए इसके। इट रिक्वायर्स लेस ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड क्लाइमेट। तो एक चीज दूसरे में नहीं उगा सकते हो कि आप सोचो कि गेहूं उगा देंगे बर्बाद हो जाएगा। किसान आंदोलन क्यों हुआ? किसान आंदोलन वो लोग कह रहे थे कि जो हमारी फसलें हैं, तो अगर कई बार क्या होता है कि इसने में उससे उगाते हैं और बहुत सारे, सब लोगों ने कहा प्याज 90 रुपए किलो, चलो सब लोग प्याज उगाएं, और जब प्याज ही प्याज हो जाएगा तो लोग कहेंगे इतना सारा प्याज 1 रुपए किलो लेंगे, देना है तो दो कि ना दो। अब बेचारा वो तो सारा उगाया है, उससे ज़्यादा तो उसने यूरिया लगा दिया, तो वही प्याज सड़ जाएगा, उसका कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा तुमने उगा दिया। किसान लोगों में इतना दिमाग नहीं आया है कि जो चीज़ बहुत महंगी है वही वो उगाना शुरू कर देते हैं, और सब लोग वही उगा देते हैं, और फिर उसका इतना ढेर बन जाता है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं सरकार से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, कि कम से कम बाजार का दाम बिल्कुल गिर जाए, लोग लेना ना चाहें तो कम से कम सरकार तो कह देगी 15 रुपए तो देंगे प्याज का, तो कम से कम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्लॉप तो ना। तो ऐसे में उनका ट्रक का ही खर्चा इतना निकल आता है कि कटाई कराओ फिर ट्रक में। इससे अच्छा वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर चला के उसकी मल्चिंग कर देते हैं, इसी को उसी में मिला दो, तो जमीन तो कम से कम सुरक्षित है कि पूरा 4 महीने की फसल बर्बाद हो गई कि नहीं। तो वो कहते हैं कि आप हमें क्या लेना देना कि आपके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, यू आर नॉट हैविंग दैट इज कोल्ड स्टोरेज। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो उससे हमें क्या लेना, आप हमको इसका इंश्योरेंस दो, पैसा दो। उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस के समय में जितना था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2.5 गुना सभी का कर दिया किसानों के हित में सब। और इसके लिए भी किसान आंदोलन किया गया था। वो सारी चीज़ें थी जो मोदी सरकार ने की थी, अच्छे के लिए की थी कि तुम पूरे भारत में कहीं बेच सकते हो, तुम्हें अपनी मंडी में नहीं बेचना है। लेकिन वो उसको मिस प्रोपेगेंडा बना के किया गया, प्रचार किया गया, दुष्प्रचार। तो किसान अपना ही हित नहीं समझ पाए कि किसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और वो 3 कानून क्या हैं। तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो फिर चूँकि इनका यूपी में चुनाव था और अगर वहाँ पर बहुत सारे किसान हैं मेरठ सहारनपुर में, तो पश्चिमी यूपी में ये लोग जीतना चाहते थे बीजेपी वाले। तो बोले इससे अच्छा है कि इनको समझाने से अच्छा है वापस ही वापस बोले हम बाद में देख लेंगे। जबकि सिर्फ यही प्रोपेगेंडा था, साउथ में किसी ने विरोध किया था। जो समझदार किसान थे, Now, Rabi crop. So Rabi crop requires less humidity and cold climate. इसके बाद इसमें क्या क्या चीज आएगी जरा पढ़ो तो व्हीट, ग्राम भी इसमें आ जाएगी। अच्छा, पी इसमें आ रही है तो पी दोनों में आ जाएगी, चना दोनों में उगाया जा सकता है। एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम। देखो अभी बता रहा हूँ,
wheat, gram, tea, mustard, उसको भी ठंडा चाहिए। इससे क्या पता चलता है? लिनसीड, ग्राम, टी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। कुछ तेल की फसलें इसमें उगाई जा रही हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन है और इसमें क्या उगाया जा रहा है? मस्टर्ड। ठीक है, सो मस्टर्ड हो गया, ग्राम, लिनसीड अलसी होती है, लिनसीड। सो दीज आर रबी क्रॉप्स। ओके, अब जरा हम देख लें आगे बढ़ने से पहले कि व्हाट आर द 3 क्रॉप्स इन इंडिया और उनमें क्या क्या। जायद इज ग्रोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ। पोटैटो भी जायद। हाँ, कोई भी चीज। सो जायद इट इज वेजिटेबल क्रॉपिंग। It is grown between रबी एंड खरीफ। देखो, रबी एंड एक जायद बो सकते हो। फिर से समझो, 4 महीने तुमने एक फसल बोई, 4 महीने एक फसल बोई, और तुम बाकी 2 जायद थोड़ी ना बो पाओगे। या तो इधर छोटा करो, तुम 2 बो सकते हो, 12 ही तो महीने होते हैं। तो इसको 3 महीने लग गए, और 1 महीने जो बीच के हैं उसके लिए तुम अपना जमीन तैयार करो कुछ, लेकिन 1 महीने कुछ नहीं बो सकते हो। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि 2 फसल कैसे डाल दोगे? फोटो पीरियड किसी का घटा दोगे क्या? तो एक जायद बोलो, चाहे रबी से खरीफ जाते समय या खरीफ से रबी जाते समय, बस 2 जायद नहीं बोल सकते हो कि रबी से खरीफ जाएंगे तो भी जायद बोएंगे और खरीफ से रबी, या यहाँ जायद बोलो या यहाँ जायद बोलो, क्योंकि महीने तो 12 ही हैं। अब देखो, ओके, नाउ let us okay. Three crops in India. रबी खरीफ जायद। रबी, जायद, खरीफ और नकदी, जो कि बहुत IMP है, इन सभी फसलों को याद करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अरविंद बेल आइकन दबा नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा रबी, जायद, खरीफ और नकदी जो कि बहुत आईएमपी है। इन सभी फसलों को याद करने की बहुत मजेदार ट्रिक, एक बहुत अनोखी ट्रिक। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लेके सकूँ फिर इनको याद करने की बहुत अनोखी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए जायद की फसलें जो है यह मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। इस चीज को देखें तो मई जून में इसको बोना है। कहाँ पे है ये? यहीं पे ये जायद है। मई जून में यहाँ अगर इसे लेट कर दो तो यहाँ पे बो सकते हैं कि नहीं। और इसमें आपको क्या है, तरबूज उगा लो, ककड़ी उगा लो, खरबूजा। मेनली ये वैसी सब वो जो नहीं होते हैं फल उगा लो या कुछ उगा लो तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज जायद की फसल। अब इसमें ये नेट वाला इनके पास है, इसका नेट गड़बड़ चल रहा है आजकल। चलो कोई बात नहीं, तो ट्रिक हम अलग से बताएंगे। ये चली गई, आगे देखिए हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि क्रॉप। देखो तीन कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, दूसरा क्या था और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन। तीनों एक बार बोलो जरा। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। तो उसको क्रॉप वैरायटी कैसे बढ़ा सकते हो? सर वैरायटी मतलब अच्छी उनकी क्वालिटी हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को तुम यूज करो। तो ये जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है इसमें 6 चीजें हैं। ये 6 के 6 पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सो फर्स्ट लेट अस सी कि हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे करें, सतत पोषणीय खेती किस प्रकार से की जाए कि जिससे इट कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन। तभी तो कहा जाएगा कि सस्टेनेबल है। और बाहर से मांगते रहो अनाज तब सस्टेनेबल नहीं बोला जाएगा। सो इंडिया ने ये भी देखा कि हमारे यहाँ की एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन आई कि जिनको खेती का सामान नहीं, कम से कम वो मछली तो खा सकें। सो क्रॉप वैरायटी improvement, this is the first point of chapter, improvement. Crop variety improvement कैसे की जा सकती है? Now ये इसके लिए there are 6 points हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्रॉप वैरायटी के लिए। ओके देखो 5 है। So we should select such seeds. We should select such seeds. Seeds भी हाइब्रिड होने चाहिए। हाइब्रिड का मतलब जैसे मान लो एक ऐसा पेड़ है जिसमें बहुत फलदार पपीते आते हैं और एक दूसरा पेड़ है जिसमें बहुत छोटे पपीते आते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं है और इसमें बड़े बड़े बीज हैं। तो इन दोनों का आपस में इसका पॉलन इसके आप पिस्टल में डाल दीजिए तो उससे पॉलिनेशन जब कराओगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसकी तरीके से फलदार आएगा और इसकी तरह से बिना बीज के। आप जानते हो आजकल ऐसे पपीते आते हैं जिनमें बीज नहीं होता। तो हाइब्रिड वैरायटी वो होती है जैसे स्विस काऊ है और एक तरीके की जो इंडिया की है वो नेहवाल काऊ है। तो एक उसकी वो बहुत दूध देती है, तुम्हारी बाल्टी कम पड़ जाएगी, उसका दूध नहीं कम पड़ेगा। स्विस काऊ का, हाँ स्विस काऊ है। और जो यहाँ की नेहवाल है तो वो सिंधी है, नेहवाल है, ये सारी गाय ऐसी है कि कितनी भी बीमारी हो वो मस्ती से घूमती रहेगी, वो इम्यून है। तो उन दोनों की अगर मेटिंग करा दो तो ऐसी काऊ पैदा होगी कि जो दूध भी देगी और बीमारी भी नहीं होगी। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। फसलों में भी होता है और जानवरों में, जानवरों का आगे बताया जाएगा।
अभी आपको कि एनिमल रियरिंग में भी ऐसा करना है। तो हाइब्रिड सीड्स भी हो सकते हैं और हाइब्रिड जानवर भी हो सकते हैं। नाउ सो वी शुड सेलेक्ट सच सीड्स। वे कैसे होने चाहिए? डिसीज रेजिस्टेंस, ठीक है। सारे फ्रूट्स सेहत में आते हैं। फ्रूट्स ये सब इसी में आएंगे। सीड्स विच आर, बीज मर ना जाए, डिसीज रेजिस्टेंट, और क्या होना चाहिए? दैट इज गिव हाई यील्ड, हाई यील्ड भी दें, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो? रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर डालें, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजों जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है। और मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक है, तो अमन बताइए उसमें ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा केयर लगती है कि कम केयर? ज्यादा केयर लगेगी। जितनी मॉडर्न टेक्निक अपनाओगे उसमें और ज्यादा केयर, और जो देसी तरीका अपनाओगे उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसमें इसमें खूब पानी लगेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले में खूब सारा पानी, खूब ध्यान, नहीं तो उगेगा नहीं। तुम महंगे सीड ले आओगे, होगा कुछ नहीं। तो अगर बाहर देखोगे तो टमाटर के बीज 30 रुपए से 300 रुपए तक मिलते हैं। तो वो इस वजह से है कि जो 300 का सीड है उसमें टमाटर ही टमाटर लग जाएंगे। अब हम अपने घर में हमने जो टमाटर लगाए उसमें 6 टमाटर आए, क्या किया? अगर हमने वही सोचा होता कि 300 वाला लें तो क्या हमें फायदा ना होता? तो हम सस्ते के चक्कर में, लो इनपुट मींस लो गेन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो हाई क्वालिटी होना चाहिए, एंड दे आल्सो गिव्स द हाई क्वालिटी ग्रेन। जो प्रोडक्शन भी कैसा होगा, वो भी सुपीरियर क्वालिटी, गिव्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो इट गिव्स प्रोड्यूस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। इट रिक्वायर्स, इसके लिए क्या होगा बताइए? रिक्वायर्स मोर, आपको इसको पानी ज्यादा देना पड़ेगा, तो इरिगेशन एंड मोर केयर, और ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा। अब इसके अलावा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जैसे आप यूज कर रहे हो, तो सच सीड्स आर कॉल्ड हाई वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सच सर इंडिया में इतने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के लिए अब हमारे बायोटेक में नए नए सब आ रहे हैं, तो खूब सारा कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे। अब हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल सब्जियां दो, मतलब यहाँ से 1.5 महीने बाद भी सेब जाएगा ऑस्ट्रेलिया, खराब नहीं होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ वैरायटी है। सो सच सीड्स आर कॉल्ड हाई, जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो। यील्ड, यील्ड का मतलब समझते हो? हाई यील्डिंग, प्राप्ति, वैरायटी सीड्स, ठीक है। देखिए, इट इज रिलेटेड टू, हमारे यहाँ हम बहुत सारी चीजें हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट सॉइल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कहीं कई जगह लेटराइट सॉइल है जहाँ पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, उसमें कुछ नहीं है, लेटराइट मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, कुछ भी जान नहीं है। कई जगह ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, अलग अलग तरीके की सॉइल है कि नहीं। और कई बहुत सारी ऐसी जगह पर भी है जहाँ की मतलब अलग अलग तरीके की सॉइल है। डेजर्ट सॉइल भी है, तो एलुवियल सॉइल भी है जो कहाँ से लाई गई है, हिमालय से आती है कि नहीं। तो नदर्न पार्ट में एलुवियल सॉइल है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या तुम यहाँ सोचते हो जो केरला में नारियल अपने आप उग जाता है, यहाँ उगेगा क्या नारियल के पेड़? तो इस तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। देयर आर डिफरेंट फोटो पीरियड्स, कहीं कहीं सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें उगानी है। जैसे मसाले केरला में उगाए जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग सीजन है। तो आप देखेंगे कि केरला में बहुत तरीके की वैरायटी उगाती है। समझ में आई बात? तो कैसा क्लाइमेट है उसके हिसाब से। तो हमें अब इसमें क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमको ऐसे सीड मिले कि हम अपने घर में काजू उगा लें। केरला में तो हम तो घर में उगाएंगे काजू। तो क्या अगर ऐसा वो कर सके, सो
मतलब आपको कैसा सीड चाहिए बताओ? देखो ये बता दीजिए कि ऐसा सीड चाहिए कि 4 महीने का फोटो पीरियड हमको 3 ही महीने में फसल दे दे। अब देखो ये बहुत फिर से बोले कि मतलब क्यों ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि जिसने खेती किसानी की है वही तो ये जान सकता है कि सुनो कि अगर इतना बड़ा हो कि वो गेहूं दो तब ग्रेन आए, हम कहते हैं इतने छोटे में तुम हमें गेहूं दो, उगते ही तुम दे जो, तो फिर अच्छा होगा कि नहीं? तो जो बच्चा पैदा होते ही बच्चा दे दे, कितनी बड़ी बात है। तो इस तरीके से फॉर गुड ग्रेन्स वी डू नॉट वांट द हाइट टू बी इंक्रीज, हमारा प्रोटीन विटामिन या न्यूट्रिएंट सॉइल से क्यों जाए, और जो ऐसे हों जैसे कि किसी तरीके का फॉडर है, चारा होता है पशुओं का, उसके लिए हम प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और खूब घना चाहते हैं, तो तुम लंबे हो। तो फॉडर के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। और ग्रेन के लिए क्या चाहिए? इट शुड बी डॉफ, सो एंड इट शुड गिव द बंचेस ऑफ ग्रेन। बोलो बात समझ में आई? दूसरी चीज, इट शुड अडॉप्ट ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, सभी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये क्या हो जाए? अडॉप्ट हो जाए। इट हैज लो फोटो पीरियड, इट इज वेल रेजिस्टेंस टू ड्रेन, ड्रॉट, फ्लड। और इसी के साथ साथ कई बार क्या हो जाता है कि बहुत बर्फबारी भी होती है, तो ऐसे केस में भी उन सब को भी वो इसकी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि खेतों में पाला ना पड़ जाए। सो एवरीथिंग इट शुड बी रेजिस्टेंट टू ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, इट शुड सूट टू ऑल काइंड ऑफ सॉइल आल्सो। लाल ये नहीं कि हम तो लाल ही मिट्टी में उगेंगे, तो हाइब्रिड सीड ऐसा होता है, इट सूट्स टू ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, सूट्स टू ऑल काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ सॉइल, सूट हैविंग लेस फोटो पीरियड, रेजिस्टेंट टू डिसीज। बात समझ में आ गई? ये सारे सब जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए। अच्छा तो नए क्लास का आ रहा होगा। अच्छा एक और ध्यान दे देना, गोल्डन रिवोल्यूशन पल्स के लिए है, अगर पूछा येलो तेल के लिए।